नमस्कार। आज के इस धमाकेदार विश्लेषण में सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं ना, वो सच में बहुत बड़ा और रोमांचक है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी आरआरबी ने 2026 के लिए असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन पदों के लिए एक बम्पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अगर रेलवे की नौकरी एक सपना रही है, तो ये चर्चा बिल्कुल वो सटीक जगह है जहां से इस सफर की शुरुआत होनी चाहिए। हम यहाँ कोई भी हवाई बात नहीं करेंगे, बल्कि हर एक जरूरी डेटा, नियम और सबसे जरूरी तैयारी की असली रणनीति को डिकोड करेंगे। 17,692 ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये उन हजारों मौकों का प्रतीक है जो आगे आने वाले हैं। ये एक इतना विशाल आंकड़ा है जो चीख चीख कर बता रहा है कि इस बार मुकाबला कितना बड़ा और दिलचस्प होने वाला है। इतनी बड़ी संख्या में वैकेंसी का सीधा सा मतलब बस यही है कि जो भी उम्मीदवार सही दिशा में और एकदम सटीक रणनीति के साथ मेहनत करेगा, उसके लिए एक सुरक्षित सीट पक्की करना पूरी तरह से संभव है। तो चलिए आज की इस चर्चा के मुख्य स्तंभों पर एक नजर डालते हैं। पहला, रेलवे वैकेंसी का पूरा ब्रेकडाउन। दूसरा, योग्यता और शैक्षणिक मानदंड। तीसरा, बिगिनर बनाम रिपीटर की रणनीति। और आखिर में 11 दिन का एक बहुत ही जबरदस्त मास्टर प्लान। सबसे पहले बात करते हैं हमारी चर्चा के पहले हिस्से की, रेलवे वैकेंसी का विवरण और इन 2026 के आंकड़ों का सटीक विश्लेषण। अब ये जो 17,692 का कुल आंकड़ा है ना, ये मुख्य रूप से दो हिस्सों में बटा हुआ है। असिस्टेंट लोको पायलट यानी एएलपी के लिए 11,127 पद हैं और टेक्नीशियन के लिए 6,565 पद रखे गए हैं। साफ दिख रहा है कि पलड़ा पूरी तरह से एएलपी की तरफ भारी है। और हाँ, सबसे अहम बात, इन पदों के लिए एप्लीकेशन 15 मई से शुरू होने वाले हैं, इसलिए समय रहते इस बंटवारे को समझना और अपने लिए सही पद का चुनाव कर लेना बहुत जरूरी है। अगर हम पिछली रिक्रूटमेंट साइकिल से इसकी तुलना करें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। पिछली बार एएलपी की वैकेंसी 9,970 थी, जो इस बार सीधे छलांग लगाकर 11,127 हो गई है। ये सच में एक बहुत बड़ा और पॉजिटिव उछाल है। ये साफ तौर पर दिखाता है कि रेलवे में अवसरों का दायरा कितनी तेजी से बढ़ रहा है और भयंकर कंपटीशन के बावजूद संभावनाएं पहले से कहीं ज्यादा हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशन। आखिर इन सीटों पर दावा कौन कर सकता है? इसे थोड़ा व्यवस्थित तरीके से समझते हैं। एएलपी के लिए 10वीं के साथ आईटीआई या डिप्लोमा या फिर बीटेक होना चाहिए। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पेंच है। एएलपी के लिए A1 मेडिकल स्टैंडर्ड एकदम अनिवार्य है, जिसका सीधा मतलब है नो चश्मा, दृष्टि बिल्कुल सटीक होनी चाहिए। वहीं टेक्नीशियन पदों में थोड़ी राहत मिल जाती है। ग्रेड 3 के लिए मुख्य रूप से आईटीआई चाहिए, हालांकि एक खास पोस्ट के लिए 12वीं पीसीएम वाले भी योग्य माने जाते हैं। और ग्रेड 1 के लिए डिप्लोमा, बीएससी या बीटेक। तो जिन उम्मीदवारों को चश्मा लगा है, उनके लिए टेक्नीशियन की लाइन पूरी तरह से खुली हुई है। यहाँ एक बहुत ही क्रूशियल डिटेल है जिसे बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जा सकता। अगर कोई आईटीआई या डिप्लोमा के आखिरी साल में है और फॉर्म भरने की सोच रहा है, तो ये नियम गांठ बांध लेना चाहिए। 14 जून यानी एप्लीकेशन विंडो बंद होने की आखिरी तारीख से पहले पहले फाइनल एजुकेशनल सर्टिफिकेट हाथ में होना ही चाहिए। अगर सर्टिफिकेट उस तारीख तक जारी नहीं हुआ, तो वो एप्लीकेशन सीधे तौर पर अमान्य घोषित कर दी जाएगी। चलिए अब आते हैं तीसरे और बहुत ही अहम पड़ाव पर, बिगिनर वर्सेस रिपीटर रणनीति। आखिर अपने लिए सही रास्ता कैसे चुने? देखिए, एक ही लाठी से सबको नहीं हाँका जा सकता है ना? इसलिए इस एस्पिरेंट पूल को बांटना बहुत जरूरी है। बिगिनर वो हैं जो 2026 में एकदम पहली बार मैदान में उतर रहे हैं, इस प्रोसेस से बिल्कुल नए हैं। और रिपीटर वो हैं जिन्होंने 2024 या 25 में एग्जाम दिया था, लेकिन किसी वजह से क्लियर नहीं कर पाए। ये क्लैरिटी इसलिए चाहिए ताकि हर उम्मीदवार अपनी वर्तमान स्थिति के हिसाब से तैयारी की सही दिशा तय कर सके। अब बात करें रणनीति की, तो इन दोनों में एक बहुत बड़ा और साफ अंतर होना चाहिए। बिगनर्स को बिना यहाँ वहाँ भटके अपना 100% फोकस अगले 3 से 4 महीनों तक सिर्फ और सिर्फ सिलेबस खत्म करने और बेसिक रिवीजन पर लगाना है। शुरू में ही मॉक टेस्ट के पीछे भागकर अपना कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं गिराना है। दूसरी तरफ रिपीटर्स का सिलेबस तो हो चुका है, तो उनके लिए स्ट्रैटेजी होगी टारगेटेड रिवीजन और हफ्ते में 3 से 4 मॉक टेस्ट, वो भी बहुत ही डीप एनालिसिस के साथ। रिपीटर्स को भी रोज रोज मॉक टेस्ट देने से बचना चाहिए ताकि कमजोर विषयों को एनालाइज करने का समय मिल सके। अब आ गए हैं हम अपने आखिरी और सबसे एक्शन पैक हिस्से पर,
11 दिन का मास्टर प्लान। इसे महा चैलेंज की शुरुआत भी कह सकते हैं। इस मास्टर प्लान में सुबह का रूटीन बहुत ही इंटेंस है। सुबह 9 बजे गणित, 10 बजे विज्ञान और 11 बजे रीजनिंग। ये कोई आम रूटीन नहीं है, ये एक बैक टू बैक बिना रुके चलने वाला पावर पैक शेड्यूल है, जिसे ऐसे डिजाइन किया गया है कि सिर्फ 11 दिनों के अंदर ही ये किसी भी उम्मीदवार का आत्मविश्वास सीधा 2 गुना कर दे। इस तरह की इंटेंसिव तैयारी ही आखिरी सफलता की नींव रखती है। गणित का फंडा एकदम सिंपल और स्ट्रिक्ट है। 11 दिन, 11 टॉपिक। नंबर सिस्टम और LCM, HCF से शुरू करके परसेंटेज, टाइम डिस्टेंस, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन और ज्योमेट्री तक हर दिन एक टॉपिक को पकड़ना है और उसे जड़ से खत्म करना है। इससे मैथ्स की एक ऐसी अटूट नींव बनेगी जो एग्जाम के मुश्किल से मुश्किल सवाल के सामने भी धोखा नहीं देगी। अब जो बात असल में दिलचस्प है वो है साइंस का चैलेंज। जरा सोचिए, 11 दिन के अंदर आखिर कैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के 25 सबसे क्रूशल टॉपिक्स को मास्टर किया जाए। ये सच में अपने आप में एक बहुत बड़ी मात्रा है और इसे अचीव करने के लिए गजब की स्पीड और लेजर शार्प फोकस की सख्त जरूरत होगी। विज्ञान को हल्के में लेने की गलती बिल्कुल नहीं की जा सकती। इस भारी भरकम सिलेबस को टैकल करने के कुछ सॉलिड तरीके हैं। फिजिक्स में पूरा का पूरा फोकस फॉर्मूले और न्यूमेरिकल्स पर रखिए, क्योंकि सीधे सवाल वहीं से बनते हैं। केमिस्ट्री की बात करें तो 1 से 30 तक के एटॉमिक नंबर्स तो रटे होने चाहिए, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। साथ ही कैल्शियम कार्बोनेट जैसे कंपाउंड्स भी याद करने होंगे। और बायोलॉजी में रटने से काम नहीं चलेगा। मानव शरीर के सिस्टम्स जैसे डाइजेशन, इन्हें विजुअली मैप करना होगा, यानी दिमाग में इनकी पिक्चर बनानी होगी। यहाँ सिलेबस में एक बहुत ही बारीक लेकिन जरूरी बदलाव हुआ है। पुरानी NCERT में सॉल्यूशन और मिक्सचर जैसे चैप्टर हुआ करते थे, लेकिन नई NCERT में इसका नाम बदलकर सेपरेशन ऑफ मिक्सचर कर दिया गया है। और तो और फिजिक्स में पुली और लीवर जैसे कुछ नए मैकेनिक्स भी जुड़ गए हैं। तो स्मार्ट तैयारी वही मानी जाएगी जो इस पुरानी और नई किताबों के गैप को बहुत ही सेफ तरीके से भर सके और कोई भी टॉपिक छूटने ना पाए। रीजनिंग को लेकर अक्सर एक गलतफहमी होती है कि ये तो आसान है। शुरुआत में आसान लग सकता है, लेकिन एग्जाम हॉल में ये सबसे ज्यादा टाइम खाता है। सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग और खासकर कोडेड ब्लड रिलेशन जैसे एडवांस टॉपिक्स, इनके लिए ट्रिक्स और शॉर्टकट्स सीखने ही पड़ेंगे। मजे की बात तो ये है कि अगर सही ट्रिक पता हो तो बिना पेन उठाए कोडेड ब्लड रिलेशन के सवाल 10 से 30 सेकंड में सॉल्व किए जा सकते हैं, और यही स्पीड गेम चेंजर साबित होती है। इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा निचोड़ इस एक लाइन में छिपा है: रेगुलैरिटी बीट्स टैलेंट, रेगुलैरिटी क्रिएट्स टैलेंट। ये एकदम कड़वा सच है। अगर पहले दिन तो खूब जोश दिखाया, लेकिन 5वें दिन तक आते आते रूटीन टूट गया, तो उस शानदार शुरुआत का कोई मतलब नहीं रह जाता। असल में लगातार लगे रहना और अनुशासन ही वो चीजें हैं जो आखिरकार टैलेंट पैदा करती हैं। तो आखिर में ये पूरी चर्चा बस एक सवाल पर आकर ठहरती है: क्या इन 17,692 सीटों पर वो लोग बाजी मारेंगे जो सिर्फ टैलेंटेड हैं, या फिर वो जो पूरी रेगुलैरिटी के साथ बिना भटके इस महा चैलेंज का डटकर सामना करेंगे? जवाब हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। अब ये तय करने का वक्त है कि इस सुनहरे मौके का सिर्फ सपना देखना है या अपनी अनुशासित तैयारी